नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग ओजांकियंस। रेडी हैं आज के सेशन के लिए। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और आज मैं कुछ एक नई बात आपसे करने जा रहा हूँ। वो 5 तरीके जो आपकी सफलता के बेसिक नियम होते हैं। हर कोई ये बताता है कि किताबें कौन सी पढ़नी है, एनसीईआरटी नई पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है, टाइम मैनेजमेंट करो, नोट्स बनाओ, आंसर राइटिंग करो। बट इतनी चीज़ों को समराइज कैसे किया जा सकता है। क्या चीज़ है कि इतना सब कुछ जानने के बाद हमसे सक्सेस नहीं मिलती हमारी। आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। आज आपको मेरे पास सुबह 3-4 मैसेज आए जहां पर उन्होंने कहा कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। मुझे लगा आज हमें बात करनी चाहिए उस पर कि आप अपनी पूरी यात्रा को एक समग्र यानी हॉलिस्टिक वे में देख सको। स्वागत करता हूं आप सभी का। सुबह हम मेडिटेशन की क्लास में मिले हमारे दूसरे चैनल पर जीएस एनसीईआरटी पे। अब हम मिल रहे हैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु के लिए जहाँ पर आपकी सफलता के नियमों से मैं आपको परिचित कराऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग और इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा पेन और पेपर की। हमारे मित्र हैं अमित। आज सुबह की मेडिटेशन की क्लास बहुत ही लाभदायक रही। लैब मेडिटेशन बहुत ही लाभदायक होता भी है, मैं इसके बारे में बात करूं क्योंकि आज ये उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल मैंने आपसे काम के बारे में बात किया था कि शांत रहना बहुत आवश्यक है। कल मुझसे भी एजिटेशन स्ट्रेस की वजह से एक गलती हुई और मेडिटेशन 3-4 दिनों से जो मेरा छूटा हुआ था, मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, उसका मुझे भी खामियाजा भुगतना पड़ा। और जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मुझे रास्ते दिखाई पड़ते हैं, मुझे खुद को शांत रखने में, फोकस रखने में बहुत मदद मिलती है। जिन बच्चों को नहीं पता कि मेडिटेशन क्लास कहाँ होती है, वह यहाँ पर भी इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है और हमारा दूसरा चैनल है ओजांग जीएस एनसीईआरटी, वहाँ पर भी सुबह 6:30 बजे गाइडेड मेडिटेशन की क्लास सभी के लिए निःशुल्क है। चलिए हम शुरू करते हैं और यूपीएससी में सफलता के 5 नियमों के बारे में एक बेसिक अवसंरचना की जानकारी लेते हैं कि ये 5 नियम क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं और इनका साइंस क्या है, इनका विज्ञान क्या है और क्यों इनको सफलता के नियम कहा जाता है। रेडी हैं आप सभी? चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सफलता के 5 नियमों में जो पहला नियम होता है द बिगिनिंग, यानी किसी भी चीज की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शुरुआत। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब एक एरोप्लेन उड़ता है, लंदन से उसे न्यूयॉर्क जाना है, अगर वो थोड़ा सा मतलब 0.001% एंगल में अगर वो हल्का सा भी डिसओरिएंट हो जाए, यानी कि उसकी जो नोज है वो अपने मार्ग से, ये उसका प्रक्षेपित मार्ग है, उसका जो है ट्रेजेक्ट्री है, अगर उससे वो केवल 0.001% ही हल्का सा हिल जाए तो लगभग वो अपने गंतव्य से लगभग 60 मील दूर आगे पहुंच जाएगा। बहुत बड़ा जो है डिस्टेंस, वो डिसोरिएंटेड हो जाएगा। यानी कि जब हम यूपीएससी की शुरुआत करते हैं या किसी भी परीक्षा की शुरुआत करते हैं या किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें जीवन का एक बड़ा हिस्सा लगने जा रहा है, 2 साल 3 साल न्यूनतम उसमें हमें अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगभग जो है वो 900 से 1000 दिन अपने आप को फोकस करके रखना पड़ेगा उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो शुरुआत होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर शुरुआत में जरा सा भी डिसोरिएंटेड आ जाता है तो आपको ये लगेगा अरे 15 मिनट से क्या होता है, आधे घंटे से क्या होता है। 2023 में मैंने नियम बनाए हैं, कौन से बड़े बात है, 2024 में मुझे एग्जाम देना है, इस साल तो मैं वेब सीरीज देख ही सकता हूं, इस साल तो मैं तैयारी करी एंजॉय करके तैयारी कर सकता हूं। थोड़ा थोड़ा होगा, जब लास्ट ईयर फाइनल में हम पहुंचेंगे तो हम इसको चेंज कर लेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहां पर जब मैं शुरुआत की बात करता हूं तो चाहे मेरा लक्ष्य क्या है, मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, इसके बारे में कई बार बात की, आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों को मिलाकर मैं शुरुआत के अंदर डाल रहा हूं। जो बातें मैंने कल आपको बताई, जो आपकी कल की क्लास में हुई, उन सभी तथ्यों को इसके अंदर मैं डाल देता हूं। और शुरुआत में चाहे किताबों का चयन हो, एनसीईआरटी नई पढ़े या पुरानी पढ़े, हम सबसे पहले रेफरेंस बुक पढ़ें या पहले अपना फंडामेंटल बनाएं, पहले हम सब्जेक्ट को जान लें, यानी इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लें, या सीधे सीधे नहीं, इंटरनेट पर लिखा हुआ जो है वो विपिन चंद्रा, डीडी बासु, ये रेफरेंस बुक है, इनको पढ़ के ही आईएएस बना जा सकता है, सीधे इसी में कूद पड़े। तो जो भी आप चॉइस करेंगे उसमें एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट बहुत ही प्रभावशाली इफेक्ट है। इसको बारे में आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं इसको दुनिया का 8वां आश्चर्य मानता हूं। कंपाउंडिंग इतना बड़ा प्रभाव पैदा कर देती है जिसके बारे में हमें आपको नहीं पता होता है। कंपाउंड इफेक्ट के जो आयाम होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, बहुत ही विस्तारित होते हैं।
क्या है ये कंपाउंड इफेक्ट? मैंने अभी जैसे बताया कि लंदन से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ने के दौरान अगर 0.001% भी राइट अगर जरा सा भी डिसोरिएंटेशन हो जाए, हल्का सा बस वो हिल जाए, तो वो 60 मील दूर जाकर प्रक्षेपित हो सकता है। तो अगर इतना छोटा सा डिस्टेंस इतनी दूर हमें लेकर जा सकता है, तो डेली लाइफ में जब हम शुरुआत करते हैं, हमने नई एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय पुरानी उठा ली, हमने अपने फंडामेंटल बनाने की बजाय हमने बड़ी बड़ी किताबों का नाम ले लिया, न्यूज़पेपर में रुचि डेवलप करने की बजाय हमने कहा कि भाई द हिंदू पढ़ना बहुत जरूरी है, सारे टॉपर द हिंदू पढ़ते हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम उस पर कूद पड़े। हमने दूसरों के जीवन को अपना जीवन बना लिया, उनके मानक को बना लिया। किसी टॉपर ने कह दिया कि भाई 18 घंटे पढ़ता था, हमसे अभी आज 4 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा है, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं 18 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, और आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर रही, आपका माइंड आपको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, आप धीरे धीरे अनुकूलित धीरे धीरे क्रैश हो जाते हैं। तो जिसकी शुरुआत अच्छी है, आपने देखा होगा का अंत भी अच्छा होता है। जिसकी शुरुआत खराब हो जाती है वो अपने आप को खराब कर लेता है। कंपाउंड इफेक्ट छोटा सा, जैसे आज अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, मैं पढ़ाई के लिए बात कर रहा हूं, पढ़ाई के लिए कल मैंने आपको बताया था कि कुछ अपनी डेवलपमेंट के लिए आपको पढ़ाई करनी, क्योंकि ये इस समय आप दो चीजों को एक साथ लेकर चल रहे होते। एक तरफ जितना आपका पर्सनालिटी डेवलप होता है, उतना ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी डेवलप होती चली जाती है। हम ज्यादातर ये करते हैं कि नहीं हमें योजना कुरुक्षेत्र पढ़नी है, हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, हमें ये टफ वाला पेपर पढ़ना है, हमें बड़े बड़े टाइम टेबल बनाने, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे पढ़ाई के दौरान मैंने यूपीएससी के सिलेबस नोट्स, मैंने कहा इसके बाहर तो कुछ देखना भी पाप है, सब हटा दोगे, और हम सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि सीखने के लिए हमें अपने हॉराइजन को स्पैन करना पड़ता है, और यूपीएससी तो वैसे भी लर्निंग का एग्जाम है। तो इस नतीजे में मैंने कहा कि भाई एक तरीका, एक स्टूडेंट है जो कहता है कि मैं सिर्फ 30 मिनट्स मैं कुछ नया रोज पढ़ूंगा। मैंने गांधी उठा ली और गांधी के सत्य के मेरे प्रयोग नॉवेल पढ़ लिया, मैंने जो है वो मोटिवेशनल किताब पढ़ ली, मैंने किसी महान महापुरुष की जीवनी पढ़ ली, कुछ भी मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें कुछ, या खुद को शांत रखने, खुद को फोकस रखने, खुद को डेली अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मर्फी, इन सब की किताबें, मान लो डीप वर्क कॉल न्यूपोर्ट, तो ये सब मैंने एक कोई किताब, या भारत में जो सिक्योरिंग इंडिया, या तमाम इस तरह किताबें जो मुझे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे डेवलप कर सकती है। एक स्टूडेंट ए है जिसने डेली अपने टाइम टेबल में बोला कि भाई कोई बात नहीं है, अभी एग्जाम भले चाहे 2 साल बाद देना, 3 साल बाद देना, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करते हैं। एक स्टूडेंट बी है, उसने कहा नहीं 30 मिनट मुझे रिलैक्स का टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा मस्ती टाइम चाहिए। हालांकि रिलैक्स एक मानसिक अवस्था है, तो रिलैक्स मतलब क्या, थोड़ा सा चलो दोस्तों के साथ घूमेंगे, थोड़ी वेब सीरीज देखेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, सोशल मीडिया पे ज्यादा रहेंगे। इन दोनों ने ये छोटे छोटे सेगमेंट्स उठाए, शुरुआत की बात कर रहा हूं, अभी कोई प्रेशर नहीं है, एग्जाम एकदम सामने नहीं है, राइट। अब क्या होगा, तुम 30 मिनट्स को 365 से मल्टीप्लाई करो, राइट। 365 मिनट से अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये लगभग 175 घंटों के बराबर होता है, राइट, नियरली 175 आवर्स ये गेन कर रहा होगा जो बुक पढ़ रहा होगा ए, और बी इतने ही आवर्स लॉस में होगा, वो वेब सीरीज देख चुका होगा, या 30 मिनट्स एक्सरसाइज, मुझे मान लो डेली मुझे 30 मिनट प्राणायाम पे देना है, मेडिटेशन करना है, तो 175 आवर्स आप एक साल में मेडिटेशन कर चुके होंगे, आप दिमाग को ज्यादा शांत कर चुके होंगे, आपको यौगिक ब्रीदिंग प्रैक्टिस में आ चुकी होगी, आप काम करते समय भी यौगिक ब्रीदिंग करने की आपको आदत आ चुकी होगी, आप अपने दिमाग को तुरंत कट ऑफ करने की क्षमता रख सकते होंगे, बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा ब्रेन वेव्स में कन्वर्ट करना सीख चुके होंगे, कि स्विच करना है तुरंत 5 मिनट के अंदर अपने ब्रेन वेव को चेंज कर लिया। ये इतना जो है वो आराम से जो है 175 घंटे ज्यादा वेब सीरीज देख चुका होगा। यहां पर चाहे बुक पढ़ना हो, चाहे मेडिटेशन करना हो, एक्सरसाइज करना, ठीक है, आप अपना कई जो है वो वेट कम कर चुके होंगे, फिट रह चुके होंगे, ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर चुके होंगे, और आप ज्यादा ज्यादा फ्रेश हो चुके होंगे। अब आप देखें कि कंपाउंडिंग क्या क्रिएट करती है, कि जब हम यहां करते हैं, शुरुआत में हमें बस सिर्फ किताबों के बारे में जानकारी, या बुक स्टोर से भारी भारी माँ बाप को दिखाने के लिए किताबें खरीदना जरूरी नहीं होता। सवाल है कि मैं शुरुआत में मेरा टाइम टेबल क्या होगा। 18 घंटे का टाइम, मेरे सामने बच्चे लेकर आते हैं सर 16 घंटे 18 घंटे का टाइम टेबल, बिगिनर, उनको ऊपर से नीचे तक देखता हूं, मैंने कहा अगर इसको 18 घंटे 2 दिन मैंने कुर्सी बिठा दिया, तीसरे दिन इसके पैर कांपेंगे, चौथे दिन बीमार पड़ जाएगा। लेकिन बनाते हैं किताबें बड़ी बड़ी, उनको अगर हल्की किताबों की पहले ये स्टैंडर्ड बुक, तो वो मेरी तरफ बड़े ऐसे नजरिए से देखते हैं, उनको लगता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, ऐसे देखते हैं वो। अच्छा ये बेसिक किताब बता रहे हैं, वो मोटी वाली किताब नहीं बता रहे, वो वाली कोचिंग में तो इतनी मोटी वाली किताब बताए थे, वो टफ वाली किताब। तो किताब का कवर पेज पढ़कर अगर आईएएस बन जाते तो फिर क्या बात थी। किताब को तुम्हारे अंदर लेकर आना है ना, किताब की जो है वो सूक्ष्म रूप से तुम्हारे विचार में आना चाहिए।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट होता है। तो कई बार हमारी शुरुआत हमसे गलत हो जाती है, और दो तरीके होते हैं, या तो शुरुआत जब गलत हो जाती है तो अंत में हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, या कभी भाग्यशाली रहे तो 2-3 साल अटेम्प्ट खराब करने के बाद आप फिर से खुद को करेक्ट करते हो और फिर 1-2 साल लगाकर फिर वहां पर वापस जो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो। कुल मिलाकर अगर शुरुआत तुम्हारी ठीक नहीं है तो तुम्हारा जो है वो अंत तुम्हारे फेवर में नहीं आएगा, यानी कि लबासना पहुंचने का जो तुम्हारा ड्रीम है या तो वो बहुत डिले हो जाएगा या वो कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। तो जो लोग भी पहले एक बात करें, वो शुरुआत की जब मैं बात करता हूं, सब कुछ बुक्स का चयन शुरुआत में लिख लो, हाउ टू चूज बुक्स, टाइम टेबल सही चेयर, अपने हिसाब से आपको टाइम टेबल, अभी उस पर आऊंगा बात करूंगा, अपने हिसाब से टाइम टेबल। हमारी अपनी अपना नेचर अलग होता है, मेरा नेचर अलग है, तुम्हारा नेचर अलग है, अपने हिसाब से टाइम टेबल चुना जाता है। तुम तो दुनिया के हिसाब से टाइम टेबल चुनते हो कि वो फलनवा ने वीडियो में बोल दिया 16 घंटे पढ़ना, तो हम भी 16 घंटे का टाइम, भले चाहे तुम जग पाओ न जग पाओ, बैठ पाओ ना बैठ पाओ, लेकिन तुम बनाते उतना ही बड़ा टाइम टेबल हो। इसी तरह किस तरह से, अगर मान लीजिए मेरे पास मेरे एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है तो मुझे बेसिक बुक एनसीईआरटी मैंने पढ़ रखी, अब मैं स्टैंडर्ड बुक पे जा सकता हूं। मेरी बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, मेरे स्कूलों में मेरे टीचर्स ने इतना अच्छा ध्यान नहीं दिया है, मुझे इतना अच्छा माहौल नहीं मिला, या मैं शायद यूपीएससी के लिए ओरिएंटेड नहीं था, तो मुझे अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आप जानते हैं। दुनिया से आप झूठ बोल सकते हैं, खुद से झूठ बोलना असंभव होता है। आप अपने बारे में जानते हैं कि आप अभी कितने पानी में हैं, आपको ये बहुत अच्छी तरह पता होगा। उसी तरह आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका दिमाग बहुत भटकता है, तो आप उसके लिए अपना टाइम निकालेंगे। तो शुरुआत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंपाउंडिंग, और अपने आप को बनाना है। शुरुआत का मतलब हुआ कि मुझे अपने आप को बनाना है, ठीक है। तो अपने आप को बनाने के लिए समय देना पड़ेगा, चाहे आपकी हेल्थ भी, अगर कई बच्चे मेरे से मिले, उन्होंने कहा सर अक्सर मैं बीमार, 1-2 हफ्ते पढ़ाई करते बीमार पड़ जाते हैं, 1-2 हफ्ते पढ़ाई करते बीमार पड़ जाते, फिर उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तो उनका ग्राफ एक्चुअली शून्य के आसपास चल रहा है। 4 घंटे पढ़े, फिर बीमार पड़ गए, फिर 0 आ गया, फिर पढ़े। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, 2 बच्चे थे, मैंने उनसे कहा कि कुछ समय रुक कर अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, प्रॉपर चिकित्सा के साथ जाओ। स्ट्रेस इतना क्यों ले रहे हो कि ना तुम पढ़ पा रहे हो ना शरीर सही हो पा रहा है, दोनों बर्बाद कर रहे हो। तो कम से कम एक को सही कर लो, दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। टेक योर टाइम, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में एक वर्ड आता है, वो होता है एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करना। स्वीकार, तुम जो हो तुम स्वीकार कर लो। शुरुआत में एक शब्द आता है स्वयं को स्वीकार करना, बहुत महत्वपूर्ण। हम ज्यादातर खुद से झूठ बोलते हैं क्योंकि हम खुद को दूसरे के नजरिए से देखते हैं। हम खुद से हमेशा झूठ बोलते हैं क्योंकि हम दूसरे के नजरिए से खुद को देखते हैं। यही सबसे बड़ी बीमारी है। आप स्वीकार करिए आप कौन है, आप स्वीकार करिए आप 40% नंबर लेकर आए हैं और आप आईएएस बनने जा रहे हैं, स्वीकार करिए। इससे एक तो आपका बोझ कम हो जाएगा, दूसरा हमें मुखौटे लगाने, झूठ बोलने, दुनिया से अपनी कमियों को छुपाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल निर्मल होकर अब बोले अब यहां से मुझे खुद को बनाना है। शरीर बीमार रहता है, मन भटकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, स्वीकार कर लीजिए उसको। स्वीकार करते ही वो यथास्थिति आपके सामने आ जाएगी, आपके अंदर का प्रतिरोध खत्म हो जाएगा। अंदर की लड़ाई जब खत्म हो जाएगी, बाहर की लड़ाई आप जीत जाएंगे। लेकिन 2 लड़ाइयां एक साथ नहीं लड़ सकते। बाहर तो आपको लड़ना ही लड़ना है, जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं वो उन पे तो आपसे उनको जवाब देना ही देना है, जो आपके ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं उनका जवाब तो देना ही देना है, जो कह रहे हैं अरे तुमसे कभी नहीं जिंदगी में एग्जाम निकलेगा उनका भी जवाब देना है। लेकिन खुद से अंदर क्यों लड़ना? 2 लड़ाइयां 2 फ्रंट पे, 2 नाव पे एक साथ सवार हो गए तो डूबना तो तुम्हारा तय है। तो एक लड़ाई को तो शांत कर लो कि अंदर हां मैं यही हूं, मैं कभी 5 घंटे भी नहीं पढ़ पाया, स्वीकार कर लो। मैं 40% वाला था, हां मैं मानता हूं। मेरा दिमाग भटकता, मैं मानता हूं। मेरा शरीर बीमार रहता, मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। खत्म हो गई बात। अब यहां से बिल्डअप करूंगा, ग्राउंड जीरो कर दो उसको, ग्राउंड जीरो कर दो, तो अंदर की लड़ाई शांत हो गई। यहां से शुरुआत होती है। शुरुआत हमेशा स्वीकार्यता से होती है। स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, मैं यहां से अपने आप को अब लेकर जाऊंगा। नहीं 40% हो रहे, वो चाची बीमार पड़ गई थी, उनकी सेवा में हम लगे थे, 40% नहीं तो हम तो बहुत तेज उलाल थे। हम उसके कॉजेज ढूंढते हैं, बहाने बनाते हैं। बंद करो बहाने बनाना, ठीक है? बहाने बनाना बंद करो, अंदर का संग्राम शांत कर दो, बाहर की लड़ाई तुम्हें दिखनी शुरू हो जाएगी। दोनों जगह लड़ते हो इसीलिए हार जाते हो। चलिए, पहला हमारा नियम यह रहा। दूसरे नियम पर आ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ना बड़ा अजीबोगरीब होता है। तुमने देखा सर्कस में एक जो है वो जोकर या कोई एक कलाकार होता है, वो एक साथ कई गेंदे उछालता है। तुमने नोटिस किया होगा, वो कई गेंदे उछालता है और अपने हाथ में 2 गेंदों को या जो है वो पकड़ता है, 4-5 गेंदें होती है, उसको ऐसे जंबल करता रहता है, जंबलिंग करता रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली में जंबलिंग की तरह है।
तुम अगर ये सोच रहे हो कि जो टॉपर होते हैं उनके पास कोई खास टाइम आता है, ईश्वर आते हैं और बोलते हैं पुत्र या पुत्री ये लो वो अखंड टाइम टेबल जिसके बीच में तुम बैठोगे तो सिर्फ चमत्कार ही घटित होंगे, अगर तुम इस भावना के साथ यूपीएससी में उतर रहे हो तो सॉरी टू से तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला, न ऐसा कोई चमत्कार यूपीएससी में होने वाला है। ये तो वो क्षेत्र है यूपीएससी जहां परछाइयां भी साथ छोड़ देती हैं, ईश्वर भी कहते बेटा अब आगे अगला जो अगली गली तुम अकेले चलो, हम नहीं जा रहे उधर, बड़ा खतरनाक है यूपीएससी का गेट। ठीक है, तो ये जो है वो आप यह ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो है एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट जंबलिंग जंबलिंग। लेकिन जब जंबलिंग किया जाता है तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि कलाकार जो है या वो जो सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो कई बॉलों को एक साथ जो है वो रन करा रहा है, लेकिन याद रखिएगा उसके हाथ में सिर्फ 2 बॉल ही एक समय में होती है, एक इस हाथ में और एक इस हाथ में, और वो जब एक हाथ से एक बॉल को फेंक देता है तभी दूसरे हाथ को वो एक्सेप्ट करता है। यही बहुत महत्वपूर्ण, कभी वो 4 गेंदें एक साथ अपने हाथ में नहीं रखता, उसके हाथ में हमेशा टाइम मैनेजमेंट, वो जो उसका टाइम होता है, टाइम फ्रीक्वेंसी होती है, वो इस तरह से ट्रेंड होती है कि एक हाथ जब दूसरे को बॉल को थ्रो कर देता है तभी दूसरा हाथ उसको एक्सेप्ट करता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट जंबलिंग द बॉल्स। आपके जीवन में काम होंगे ही होंगे, नौकरी पे आपको जाना ही होगा, जॉब आपको करनी होगी, कॉलेज की पढ़ाई आपको करनी ही होगी, आपको हाउस वर्क करने ही होंगे, आपको परिवार की जिम्मेदारियां उठानी ही होंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप निर्वात में हैं, मठ में जाके बैठे हिमालय में, तो वहां पे इंटरनेट नहीं आता, मेरी क्लास तो तुम्हें वैसे भी वहां मिलने वाली नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें यहां पर रह के काम करना है, जॉब करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, घर के काम करने हैं, हाउस वाइफ है, सो इट्स जो टाइम मैनेजमेंट है वो जंबल करना है आपको कि बेसिक मेरी प्रायोरिटी मेरे हाथ में होनी चाहिए, खत्म हो गई बात, राइट। तो उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट जो सक्सेस का दूसरा, सफलता और असफलता के बीच में जो एक्चुअली में लाइन ड्रॉ करता है वो टाइम मैनेजमेंट करता है। यही 24 घंटे 24 आवर्स, तुम्हारी घड़ी में भी 24 ही बजते होंगे, मेरी घड़ी में भी 24 ही घंटे होते हैं, किसी के पास ज्यादा इससे कम ज्यादा का हिसाब किताब नहीं है। तो इसमें आपको ये सारे कार्य करते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। जो बात बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मजबूर हो कि तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है, तो मैंने अभी इससे पहले क्या बताया, स्वीकार कर लो कि हां मुझे नौकरी करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास आर्थिक सुरक्षा नहीं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां। स्वीकार करते तुम समझ जाओगे मेरे जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई हाउसवाइफ है, हाँ बच्चे संभालने, पति संभालना, घर संभालना, ये स्वीकार कर लो। शुरुआत जब करो तो स्वीकार कर लो, लड़ो नहीं उसके लिए कि किसी तरह पति को तलाक दे दें, बच्चों को जो है वो छोड़ाएं किसी दूसरी जगह पे क्रैच में छोड़ाएं और हम पढ़ाई करें। बहुत मुश्किल होता है ऐसा हालात, क्योंकि फिर अंदर एक भावनात्मक लड़ाई शुरू हो जाएगी। लोग कहेंगे देखो कैसी मां है, अपने बच्चों को भी छोड़ाई, तो ये लड़ाई फिर तुम जब बाहर वालों से खाक लड़ोगे, जब अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो कि हाँ ये मेरी स्थिति है। अब इन सभी कामों को रखते हुए मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। अब टाइम मैनेजमेंट जब आप करें, ठीक है, तो वहां पर जैसे अभी इन साहब ने कहा कि सर मैं बहुत कमजोर हूं, क्या मैं ग्रो कर सकता हूं अपने आप को? अभी आओ देखते हैं, कमजोरी भी कई तरह की होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो यहां आपको स्वीकार करते ही अब आपको ही पता है कि मुझे इन्हीं चीजों के साथ टाइम मैनेजमेंट करना, और ये सबके साथ है बेटा, सबके साथ है। तो जो लोग आईएएस बन गए उनको भी यही दिक्कतें आती, तुम्हें लगता है वो थोड़े ना जो है वो बगीचे में अंगूर खिला रहे होंगे, खाना खाने का टाइम उन्हें नहीं मिलता है। तो सबके लिए इसी बीच में टाइम मैनेज करना होता है, यही तो सबसे बड़ी स्किल मानी जाती है। अब टाइम मैनेजमेंट जब आप करें तो आपके पास कुछ गुण होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जैसे आपकी अपनी अपनी, आप लोग टाइम मैनेजमेंट दूसरे के हिसाब से करते हैं कि वो सुबह 6 बजे उठना, 6:15 बजे पढ़ने बैठ जाना, फलाना इतने बजे करना, इतना रेस्ट करना, इतना पढ़ना, नहीं। टाइम मैनेजमेंट के आज जो मैं तुम्हें 3 गुण बना रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट में 3 चीजें होनी चाहिए। बहुत मैजिकल चीज बता रहा हूं, आज के बाद टाइम टेबल तुम्हारा हो जाएगा। अब तुम दूसरों का टाइम टेबल नहीं बनाओगे। एक को बोलते हैं मी टाइम, एक को बोलते हैं वी टाइम, और एक को बोलते हैं री टाइम। एक आदर्श टाइम टेबल में, टाइम मैनेजमेंट मेथड में 3 गुण होने चाहिए। पहला मी टाइम, दूसरा वी टाइम, और तीसरा री टाइम। ठीक है, बताऊं इसके बारे में, जानना चाहोगे हां या ना? मी टाइम, वी टाइम, री टाइम, और ये सभी के लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। आज के बाद टाइम टेबल तुम्हारा अपना होगा। तो पहले स्टेज में शुरुआत जब करो तो स्वीकार करो, तुम जहां हो वहीं से शुरू करो। जो बच्चे 2023, 2024, 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं, स्वीकार कर लें पहली बात कि हम एक्चुअली में है कहां। दुनिया भर को तुम झूठ बता सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। रेडी?
ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल अलग तरह का टाइम टेबल बना रहा हूं, ये साइकोलॉजिकल टाइम टेबल है, ठीक है। ये सुबह जो मेरे पास मैसेजेस आए उनके आधार पर मैं सोच रहा था कि क्या करूं और क्या इन बच्चों को बताऊं। कई दिनों से कई मैसेज आ रहे थे, उनके हिसाब से मैंने इसको बनाया है। मी टाइम होता है, सबसे पहले मी टाइम का मतलब होता है ये मेरे स्वयं का समय है। मैं बार बार ये कहता चला आ रहा हूं, ठीक है, जिम रॉन्स भी कहते हैं, तमाम तरह के जो है एलरॉड भी कहते हैं कि तुम जितना खुद को इंप्रूव करते जाओगे उतना ही तुम्हारी जो है सफलता बढ़ती चली जाएगी। तुम जितना खुद पर वर्क करोगे, तुम जितना खुद को तराशोगे, अपने व्यक्तित्व को तराशोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन तरसता चला जाएगा, उतना ही वो तराशा जाएगा, वो जीवन जो है उतना ही ज्यादा जो है शाइन करेगा। तो एक्चुअली में जो मी टाइम होता है वो खुद का टाइम होता है। अब मी टाइम, अब याद रखिएगा, इनके परसेंटेज टाइम टेबल में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मी टाइम, मैं शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हूं, कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको अपने शरीर पर ध्यान देना है, वो आपका अपना व्यक्तिगत टाइम, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। या आपको लगता है आपका दिमाग बहुत भटकता है, आपके दिमाग में बहुत से नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके दिमाग के विचारों में कई चीजें आ रही हैं, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन के लिए समय देना है। अगर आप शरीर ठीक ठाक है लेकिन अगर दिमाग में बहुत विचार आते रहते हैं, निगेटिविटी रहती है, भटकता है, तो आपको अपने मेडिटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपकी रीडिंग हैबिट कमजोर है, तो आपको अपना कुछ टाइम निकालना पड़ेगा रीडिंग हैबिट को इंप्रूव करने के लिए, कुछ देर, आधा घंटा, 45 मिनट रोज कुछ ना कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उसके साथ। आपको लगता है कि नहीं हमारा जो लेखन शैली कमजोर है, तो आपने उठाया और अपना टाइम जो है वो एक अपना उस कमी को इंप्रूव करने में लगा। यानी कि ये मी टाइम जो है वो मेरा खुद का समय, चाहे मेडिटेशन करना, डायरी लिखना, जिम जाना, या एक्सरसाइज करना, स्विमिंग करना, या जो है वो खुद के ऊपर कार्य करना। कोई व्यक्ति स्टैमर करता है, हकलाता है, बोलने में दिक्कत होती है, तो शीशे के सामने खड़े होकर मुंह में एक सिक्का रख के बोलने की प्रैक्टिस करना, या कॉन्फिडेंट होकर एक सेंटेंस को बार बार दोहराना और अपनी कमियों से दूर करना थी, यानी ये मी टाइम है मेरा। अब तुम्हारे पास अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम शारीरिक रूप से बहुत वीक हो, मानसिक रूप में तुम बहुत ज्यादा भटके हुए हो, कभी अपना दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बहाव के साथ बह जाते हो, ठीक है, यार दोस्तों के साथ तुम्हें एडिक्शन है, किसी तरह का तुम्हारे अंदर व्यसन है, एडिक्शन है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो पॉर्न का हो, चाहे वो वेब सीरीज का हो, सोशल मीडिया का हो, तो तुम्हें अपना मी टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो उन सभी के साथ जो एक नई शुरुआत करना चाहते, जिनको पहले अपने व्यक्तित्व पे काम करना है, उनके लिए अपना मी टाइम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा उनको सुधार की आवश्यकता है। दूसरा होता है वी टाइम। वी टाइम का मतलब होता है, वी का मतलब होता है हम दो लोग, हम दो। अब ये दो कौन होंगे जरा तुमको, यहां पर तुम हो और तुम्हारी बुक्स हैं, ठीक है, तुम हो और तुम्हारी बुक्स हैं। अब तुम और तुम्हारी बुक्स का जो समय है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये तुम्हारा समय होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखो, जैसे रिलेशनशिप में अगर आपके साथ आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ और दूसरी आ जाती है या दूसरा आ जाता है तो विवाद हो जाता है, उसी तरह जब वी टाइम होता है तो सिर्फ तुम या तुम्हारी बुक्स, तुम या तुम्हारी बुक्स, तुम और तुम्हारा फोन नहीं, तुम और तुम्हारा सोशल मीडिया नहीं, तुम और तुम्हारे ख्यालात नहीं। याद रखिएगा, ये बेवफाई का कॉन्सेप्ट हो जाता है, फिर वहां पे बहुत मार पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ये बर्दाश्त नहीं है, उसी तरह तुम और तुम्हारी किताबों का समय, उस दौरान कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई और थॉट नहीं। अब पता चला कि क्या होता है, कैसे होता है, वी टाइम हम लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मान लीजिए अभी आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जीरो जो है बजट फार्मिंग करनी है, नेचुरल फार्मिंग करनी है। अब फार्मिंग से तुम्हें गुलाब का फूल याद आ गया, गुलाब के फूल से तुम्हें उसका चेहरा याद आ गया। अब अचानक से यहां पर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और अचानक से तुम्हारा मन जो है बहुत साहित्यिक हो गया, तुम्हारे मन में जो गुलाबों के लेकर जो है गाने बजने लगे, तो ये दिस इज नॉट वी टाइम, ये वी टाइम नहीं है, ये बेवफाई का टाइम है। तो वी टाइम का मतलब है कि जब आप दो लोग, यानी आप और आपकी बुक पूरी तरह से वहां पर आपस में इमर्ज हो, फोकस्ड हो, एक दूसरे के साथ हो। जैसे कई लोग रिलेशनशिप में होते हैं, तो मैंने देखा रिलेशनशिप बिगड़ने के पीछे कई कारण है। जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बैठे, अरे यार तुम्हारी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूं, तुम बार बार फोन कर देती हो, मैसेज कर देती हो, अब ये मेरा पढ़ने का टाइम था। तो तुम जब उसके साथ हो, तुम उसके बुलाने पर आए हो या तुम खुद के कहने पर आग्रह पे आए हो, तो तुम्हारे लिए किताबें तुम्हें अब क्यों याद आ रही हैं? और जब तुम किताबें खोल के बैठते हो तो तुम्हें उसका चेहरा याद आता है। तो दोनों गलत बात है, ये हमारे दिमाग के अंदर चल रहा होगा, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट अवर वी टाइम। वी टाइम सिर्फ दो लोगों के लिए, तुम और तुम्हारी बुक्स, तुम और तुम्हारा मकसद, सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए। दिस इज अ वी टाइम, राइट? तो तुम्हारी किताबों के साथ भी रिलेशनशिप खराब होता है और तुम्हारे जिस रिलेशनशिप के साथ हो वो भी खराब होता है। और होता है कि नहीं होता, मुझे जरूर बता दो। तो वी टाइम, और इसके बाद है री टाइम। री टाइम, री टाइम का मतलब होता है रिवीजन टाइम। आपके टाइम टेबल में आपका रिवीजन का टाइम होना चाहिए। जैसे इसमें भी दो हिस्से हैं। एक, मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि मुझे भूलने की बीमारी है, मैं बहुत फोकस होकर नहीं पढ़ा पाता हूं, तो मुझे रिवीजन टाइम बढ़ाना पड़ेगा।
अगर ये नहीं करोगे तो खत्म हो जाएगा मामला। किसी को अच्छे फ्लैश कार्ड बनाने आते हैं, मेमोरी मेथड्स के बारे में पता है, उसने तमाम फोनेटिक्स सीख रखा है, पेग सिस्टम सीख रखा है, तो उसके लिए रिवीजन टाइम कम हो जाएगा। जैसे हम लोग क्लास में LWMI पढ़ाते हैं, तो जब मैं LWMI पढ़ाता हूं तो उसमें बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए समय नहीं देना पड़ता है, तो आपने री टाइम आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम क्लास में ही उसको लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन मेथड में डिस्कस कर लेते हैं, 2-2 कॉपियां मैं बनवाता हूं, डिस्कशन भी जो है ऐड ऑन करता हूं, तो मेरा रिवीजन टाइम कम हो गया। लेकिन कोई बहुत परंपरागत तरीके से भारी भारी नोट्स बना रहा है, फ्लैश कार्ड नहीं पता है, उसको भूलने की आदत है, पिक्चोरियल मेथड ऑफ जो है नोट्स मेकिंग नहीं पता है, नोट आर्ट नहीं पता है, तो उसके लिए उसको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। एक टाइम टेबल में आपके पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। आप समझ में आए? इट इज नॉट अबाउट कि सुबह 6 बजे उठना है, 6:15 बजे पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है, वो बोगस वाला, और जिस दीवार पे चिपकाना है उधर कभी मुंह नहीं करना है, कभी देखना ही नहीं, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो किए ही नहीं जाते, क्योंकि टाइम टेबल तो आपने अपने हिसाब से बनाया ही नहीं है। सो योर मी टाइम, वी टाइम एंड री टाइम, ये आपका टाइम टेबल है। अब अपने व्यक्तित्व को बैठ के समझो, स्वीकार करो कि मुझे किस चीज पर ज्यादा कार्य करना है। क्लियर है? अगर आप बीमार हैं, आपका दिमाग भटक रहा है, क्या फायदा अगर आपने 12 घंटे 13 घंटे का टाइम टेबल बना रखा है? आपकी जांघों में दर्द हो रहा है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपकी जो है वो सारी जॉइंट चट चट करती हैं, पीठ में दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, क्या पढ़ पाओगे? मुझे बताओ। तुम्हें अच्छे से अच्छा सोने से लिखा हुआ नोट्स दे दिया जाए, तुम कभी उसको पढ़ पाओगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने खुद पर काम ही नहीं किया, तुम्हारा दिमाग भटक रहा है। फिर तुम क्या होता है, अवसाद में चले जाते, बोले यार हमसे नहीं हो पा रहा, हम बहुत मुश्किल में, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, हमसे 4 घंटे का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, मैंने 12 घंटे का टाइम टेबल बनाया, क्योंकि तुमने खुद को स्वीकारा ही नहीं, तुमने खुद पे काम किया ही नहीं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन जनरेट होती है, फ्रस्ट्रेशन फियर की तरफ लेकर जाता है, और फियर तुम्हें इस पूरे एग्जाम से बाहर कर देता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, फोकस, यानी बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बकुल ध्यान। सफलता का तीसरा नियम और असफलता का भी यह नियम है। अगर तुम्हारे पास फोकस है, फोकस तुमने देखा होगा, सूर्य की किरणें पूरे धरातल पर प्रकाश को फैलाती हैं, लेकिन ये हर जगह पेड़ पौधों, इंसान, जानवर सबको मिलता है। लेकिन जब इन्हीं सूर्य की किरणों को किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से होकर गुजारा जाता है, तो आतिशी शीशा जिसे कहते हैं, तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। ये सूर्य की किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, और जहां केंद्रित होती हैं वहां ऊष्मा आग लगा देती हैं, फायर जनरेट हो जाती है, कागज घास पे आग लग जाती है, और यही जो है इसकी ताकत होती है। वैसे तो देखा जाए तो ये बाहर कोई आग नहीं लगा रही है, आपके शरीर को आराम दे रही है, ठीक है, आपके जो है वो आपको आराम मिलता चला जा रहा है, धूप मिल रही है, पोषण मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है। लेकिन जैसे ही इसको इस मैग्नीफाइंग ग्लास से होकर गुजारा जाता है, वैसे ही ये क्या होता है, पॉइंटेड हो जाता है। इसी तरह हमारे मस्तिष्क को, मैं सूर्य को थोड़ी देर के लिए अपना ब्रेन मान लूं, तो हमारा ब्रेन ढेर सारे विचारों से होकर गुजर रहा होता है। 46,000 विचार आ रहे होते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनात्मक है, इमोशनल है, क्रूएल है, यादें हैं, घृणा है, नफरत है, सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन मुझे तो यूपीएससी क्रैक करना है, तो मैं अगर अपने विचारों को फोकस रख पाता हूं, फोकस रखने की विधियों के बारे में मुझे पता है, मैं अपने एनवायरमेंट को ऐसा रख पाता हूं कि मेरे आसपास के लोग मुझे डिस्टर्ब ना कर पाए, तो फिर मैं अपनी इस ब्रेन पावर को बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा जैसे आतिशी शीशा जो होता है वो आपको एक आपकी सारी पावर को पॉइंटेड कर देता है। तो ये जो आतिशी शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, इसको मैं मान लेता हूं दैट इज नोन एज फोकस प्रैक्टिसेस। चाहे आप मेडिटेशन करके, चाहे आप अपने उद्देश्य को लेकर इतने इंपॉर्टेंट है, या जो किताबें हैं आपकी उसमें आपकी रुचि बहुत ज्यादा है, आपको मान लीजिए इस तरह टीचर ने आपको पढ़ाया है कि आपको मजा आने लगा कि ज्योग्राफी क्या हो रहा है, हिस्ट्री में क्या हो रहा है, पॉलिटी किस तरह से इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब ये चीजें होने लगती हैं तो आपको मजा आने लगता है। जैसे मैंने एनसीईआरटी में जब मैंने भारतीय समाज, आपको मैंने सोसाइटी पढ़ाया था, जब मैंने भारत के इतिहास के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने भारत की बात है कि भारत में इतनी विविधता है। मैंने एक लाइन बोली थी, बच्चों को बहुत पसंद आया था कि वेस्टर्न ने हमारी विविधता को हमारी भिन्नता बना दिया। बच्चों ने उसको लिखकर मुझे भेजा भी, और हमने कहा कि हम इतने अलग होने के बावजूद हमारा एक आध्यात्मिक सूत्र है, हम आध्यात्मिकता से बंधे हुए लोग हैं। और आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने जब वाराणसी में, तो उन्होंने यही कहा कि भारत में एक आध्यात्मिकता का सूत्र है और यह पूरे इतिहास से गायब है। तो आज वो चर्चा इतने समय पहले, लगभग 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए इस डिस्कशन को किए हुए, आज प्रधानमंत्री उसको कह रहे हो, न्यूज़पेपर में छप रहा, बच्चों ने भेजा, देखिए सर आपने क्लास में पढ़ाया था, आपने क्लास में पढ़ाया था। क्यों ऐसा हुआ? इसके ये कारण है कि जो चीजें चल रही हैं, अगर वो अभिरुचि टीचर क्रिएट कर देता है तो आज मेरे स्टूडेंट का ध्यान तुरंत चला जाता है। अब सोचिए कि 3 हफ्ते पहले या 4 हफ्ते पहले पढ़ाई गई चीज बच्चे को इतनी दिमाग में गहराई से बैठ गई है कि वो न्यूज़पेपर में देखते उसको रिलेट कर पा रहा है, और इस
शिक्षक को क्या चाहिए होता है और शिक्षा क्या होती है, जब अपने टीचर की पढ़ाई गई चीजों को आप न्यूज़पेपर करंट में चलने वाली डिबेट के साथ अटैच कर देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो चीजें होती हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कि इस जो प्रैक्टिस है, ये चाहे मेडिटेटिव प्रैक्टिस हो गई, चाहे आपको अपने मकसद, आपको पता है ये डू और डाई है मेरे लिए, अगर मैं यूपीएससी नहीं कर पाया तो कुछ नहीं करूंगा, ये डू और डाई का कंडीशन है, या मुझे इतनी इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो मुझे सीखने को मिल रहा है यार, यूपीएससी जैसा एग्जाम ऐसा है कि जो मुझे सब कुछ सिखा रहा है। आज से कुछ महीने पहले मैं भारत के संविधान के बारे में क्या जानता था, इतिहास के बारे में क्या जानता था, कल्चर के बारे में क्या जानता था, भूगोल के बारे में क्या मेरी नॉलेज थी, लेकिन आज इस एग्जाम का आभारी हूं कि इन चीजों के बारे में मुझे जानकारी मिलनी शुरू हो गई। मेरे समाज में क्या चल रहा है, मेरे देश में क्या चल रहा है, मुझे इन सब चीजों के बारे में मेरी जागरूकता आ रही है, तो मैं धन्यवाद देता हूं, अभिरुचि क्रिएट करता हूं। तो ये जो अगला चीज होता है फोकस, आपको बिल्कुल जैसे बगुला शांत होकर सिर्फ मछली पर अपनी निगाह बनाए रखता है, उसी तरह बकुल यानी बगुला, वो जो है ध्यान आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है बिट बाय बिट। अभी हाल ही में एक बच्चे का प्री निकला, उसने मेरे से पूछा कि सर मेंस में बहुत देर तक पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो मैंने उसका टाइम टेबल मांगा, मैंने कहा अपना टाइम टेबल दो, पढ़ने का तुम्हारी क्या विधि है, तो उसके हिसाब से मैं तुम्हारे बारे में बात करता हूं। बिट बाय बिट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य करना। जैसे अगर हमें बहुत भी भूख लगी हो तो हम थाली से सारा निवाला उठाकर मुंह में नहीं डाल लेते, हम उसको कितना भी भूख लगी हो हम रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर ही खाते हैं, यानी हम एक एक और ही जो है वो ग्रहण करते हैं। तो पढ़ाई भी आपको बिट बाय बिट सीखनी पड़ेगी, चाहे वो 8 घंटे पढ़ना हो, चाहे 12 घंटे पढ़ना हो, डजंट मैटर। आपको पता है कि आपका दिमाग जो है 45 मिनट से ज्यादा लगातार फोकस नहीं करता, उसके बाद वो ग्राफ गिरने लगता है, हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो नीचे आने लगती है, हम लगातार विचारों के साथ फोकस करना भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ी जो है हमारी जो हमने टारगेट रखा है 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर खुद को बार बार रिफ्रेश करना सीखना पड़ेगा, ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके। तो अब जैसे मान लीजिए आज आपको 3 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो हम लोग टाइम टेबल इस तरह बनाते हैं 3 आवर्स का, लेकिन इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। हमने 45 मिनट्स पढ़ाई की, ठीक है 45 मिनट्स, इसमें हमने टारगेट बना लिए और फिर हमने 5 मिनट ब्रेक ले लिया, 5 मिनट ब्रेक हमने लिया, जरूरी है। आज इस ब्रेक में हमने पानी पिया, हमने बादाम खा लिए ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सके, बॉडी को स्ट्रेच किया ताकि हमारे लैक्टिक एसिड को जो है वो इसको रीअरेंज किया जा सके, बॉडी को स्ट्रेच, ब्लड सर्कुलेशन किया जाए। जैसे आपने देखा बहुत देर के बाद आप बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं जॉइंट्स को, तो कटर पटर की आवाज होती है, ये फॉर्मेशन शुरू हो गया है, तो आपको स्ट्रेच करना है। ऑक्सीजन सप्लाई 10, जो मैंने अभी सुबह यौगिक ब्रीथिंग बताया, वो यौगिक ब्रीथिंग आपने की, एब्डोमिनल ब्रीथिंग की, और फिर से आप रिलैक्स हो गए और बीटा ब्रेन वेव्स को फिर से अल्फा में लेकर आओ, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर आप पढ़ने बैठ गए 45 मिनट्स, फिर आपने ब्रेक लिया 5 मिनट्स का, फिर आपने उसी ब्रेक, मोबाइल ऑन नहीं करना, ज्यादातर लोग मोबाइल ऑन कर लेते हैं, ऑन करना ही नहीं है, आपको उसी अवस्था में रहना है। सिर्फ आपको अपनी बॉडी को वाटर सप्लाई देनी है, ऑक्सीजन सप्लाई देनी है, क्योंकि ब्रेन को 20% ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड देने हैं, थोड़ा सा आप कैंडी या शुगर भी ले सकते हैं ताकि आपको कार्बोहाइड्रेट सप्लाई भी हो जाए, और फिर से आपको पढ़ने बैठ जाना है ब्रीदिंग के बाद, राइट। तो फिर आप इस तरह से फिर 45 मिनट्स आप पढ़िए। इस तरह जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी, जैसे जब आप लगातार 2 घंटे पढ़ने बैठ गए, 1.5 घंटे पढ़ने बैठ गए, तो क्या होता है आपकी बॉडी में जब लगातार जो है ये थाइस के नीचे, हिप के नीचे पोर्शन में, जॉइंट्स के पास जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि उसको तोड़ने के लिए, वो शरीर को खतरा महसूस होता है, उसको तोड़ने के लिए ब्लड सप्लाई नीचे की तरफ जाने लगती है, और नतीजा होता है कि आपके ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई कम होती है। नतीजा आपने देखा होगा कि 1-1.25 घंटे पढ़ने के बाद आप पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन वो चीज उतनी तेजी से दिमाग में नहीं जा रही होती है, उतना आपका फोकस नहीं बन रहा होता, आप स्ट्रगल करते हुए अंदर से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी जिद में कि यार 2 घंटे तो बैठूंगा ही बैठूंगा, तो आप वहां पर बैठे होते हैं। कोई मना नहीं कर रहा, आप 3 नहीं 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से। तो नतीजा ये होता है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे जैसे और समय बीतता है, 1 घंटे 40 मिनट बीते, 45 मिनट बीते, स्ट्रगल और बढ़ना शुरू हो जाता है और बॉडी को खतरा महसूस होना शुरू होता है। आपको सिर्फ 45-45 मिनट के स्लॉट्स बनाने होंगे और आप 3 घंटे को 45 मिनट्स में तोड़ दें, ठीक है। 3 स्लॉट के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें, थोड़ी देर आप जाएं, शव निद्रा करें, यानी कि आप योग निद्रा में लेट जाएं, बॉडी को, स्पाइन को थोड़ा सा आराम दें, बॉडी को स्ट्रेच करें, जितना हो सके ताड़ासन में बॉडी को स्ट्रेच करें, ताकि जॉइंट्स के बीच में जो है वो एक खिंचाव पैदा हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाए। इन सब विधाओं के माध्यम से, इनको छोटी छोटी चीजों को करने से आपकी जो पढ़ाई है वो कई गुना बढ़ जाएगी, और आप जो 45 मिनट के बाद आपने नोटिस करके देखिएगा आप स्लगिश होना शुरू होते हैं, धीमे जाते हैं, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? एंड द फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेक इट इजी, टेक इट इजी, इट्स जस्ट एग्जाम। मैंने लोगों को कांपते हुए देखा है तनाव के मारे, उनके बिहेवियर में चेंज देखा, वो अजीब सा पागलपन जैसा बिहेव करने लगते हैं, उनको लगता है ये एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा। टेक इट इजी,
टेक इट इजी, वो कहा है ना, उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी पॉलिसी, तो बहुत पहले कहा गया है। यानी जीवन में लास्ट में किसी भी चीज को खुद पर हावी होने नहीं देना है। एग्जाम इसको मजे के साथ करो। जब किसी चीज में मजा आने लगता है ना, मजा, तो वो जब मजा एंजॉयमेंट होने लगती है वो चीज तुम्हारी हो जाती है। जब खेलते हैं तो मजा आने लगता है, कोई वीडियो गेम खेल रहा मजा आने लगता है, कोई फुटबॉल खेल रहा मजा आने लगता है। तो आप टेक इट इजी पॉलिसी, मतलब मुझे सीखना है। जब आप बहुत घबराते हैं, स्ट्रेस होते हैं, कोई टारगेट्स पूरा करने चलते हैं ना, तो आप सीखना भूल जाते हैं। और यूपीएससी सीखने का नाम है यार। वो तुमसे कह रहा है कि आसपास जनरल स्टडीज की परिभाषा बताई थी ना एनसीईआरटी में, कि सीखो, एनालिसिस करो। अच्छा ये क्यों हो रहा है, अच्छा वहां पे क्यों हुआ, अच्छा वो पॉल्यूशन क्यों है, वो यहाँ भीड़ भाड़ क्यों है, यार ये अर्बन सेक्टर्स में हमने नियोजन पहले क्यों नहीं किया, माइग्रेशन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। सीखोगे, जब क्वेश्चन पूछोगे, सीखोगे, जब उसके साथ इन्वॉल्व होगे। क्यों प्रधानमंत्री जो है वो जीरो फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो है नेचुरल फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, चक्कर क्या है, कहाँ हमारे पास जो है पेस्टिसाइड्स कितने, हमारे पास जो उर्वरक है, क्या सीन चल रहा है, ये किसानों की इनकम में ये क्यों फैक्टर किया जाएगा, क्वेश्चन पूछोगे। तो जब तुम सीखोगे, जब तुम अपने देश के साथ इन्वॉल्व होगे। आज शाम को जो मैं 6 बजे क्लास ले रहा हूं जो एनसीईआरटी की, वो यही कि आज मैं अपने देश के साथ आपको इन्वॉल्व करूंगा, समस्याएं क्या हैं, समस्याएं कितनी गहरी हैं। तो जब आप वहां तक पहुंचोगे तब लोग यार इसके साथ तो बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं, राइट। सो टेक इट इजी। मैं आपसे लास्ट में ही कहूंगा कि जो भी दिन हो, अच्छा रहा बुरा रहा, थैंक यू बोलो। सुबह मैंने मेडिटेशन में क्या दिखाया कि आप धन्यवाद करो, कोई बात नहीं, कल फिर मेरे लिए एक नया दिन आएगा, फिर मैं प्रयास शुरू करूंगा, बट करूंगा। लेकिन उसके लिए स्ट्रेस, क्योंकि ये बहुत खतरनाक गेम जो है खेलता है, पता ही नहीं चलता कब आपके साथ खेल गया। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, इंजॉय करना है, सीखना है कि बोले यूपीएससी मेरे देश के बारे में है एग्जाम, मुझे प्रशासनिक अभियोग्यता लेकर आना है और इसके साथ मुझे अपने आप को बनाना है, नर्चर करना है, राइट। तो इस तरह से आप अपने आप को धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाओगे। तो ये 5 सिद्धांत ऐसे रहे जो आपको बताते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इन 5 सिद्धांतों को आपको पालन करना पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत सही करना, गलत ट्रेजेक्टरी पे मत जाना। दूसरा, स्वीकार करो तुम कौन हो, कहां से तुमने शुरुआत की, चाहे वो बुरा स्वास्थ्य हो, बुरा मस्तिष्क हो, जो आपका दिमाग भटकता है, चाहे वो किसी भी तरह का व्यसन हो, एडिक्शन हो, कुछ भी हो, अच्छे हो बुरे हो, खुद को स्वीकार करो। खुद के अंदर का संघर्ष खत्म करो, क्योंकि बाहर का संघर्ष जीतना है तो अंदर का संघर्ष खत्म करना पड़ेगा। दोनों जगह संघर्ष होगा तो जीत तुम्हारी नहीं, बर्नआउट होकर खत्म हो जाओगे। और हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट खत्म हो जाते हैं और मैं नहीं, यूपीएससी के आंकड़े कहते हैं कि 50% तो एग्जाम सेंटर डर के मारे जाते ही नहीं। जो फॉर्म भरा, जो जाते ही नहीं है कि वहां जाकर वहां एग्जाम दे आऊं। बहुत से ज्यादा 86,000 से ज्यादा बच्चों ने इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट, जो फर्स्ट पेपर था जीएस का दिया, सेकेंड अटेम्प्ट में वो रुके ही नहीं सेकेंड सीसैट का पेपर देने के लिए। मोर देन 86,000 स्टूडेंट जिन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया, लगभग 1 लाख मान के चलूं, 1 लाख स्टूडेंट, 5 लाख में से 1 लाख स्टूडेंट, आप समझ रहे हो, उन्होंने सेकेंड पेपर दिया ही नहीं, डर के बोले नहीं हमारा नहीं होगा, जाओ भागो, कौन यहां रुके, ट्राई ही नहीं किया, पहले अपना रिजल्ट निकाल के बैठ गए। अब अंदाजा लगाओ कि ये कितना खतरनाक गेम खेलता है। दूसरा, मैं आज से टाइम टेबल जब बनाइए तो 3 कैटेगरी में बनाइए। कौन सी 3 कैटेगरीज? नंबर 1 मी टाइम, वी टाइम एंड री टाइम। अगर ये 3 चीजें अपने हिसाब से बनाओ। मुझे भूलने की समस्या है, नहीं याद होते मुझे नाम, हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मुझे फैक्ट्स नहीं याद हो रहे हैं, तो मैं री टाइम ज्यादा करूंगा। मैं फिजिकली फिट हूं, बॉडी वॉडी पहले बना रखी है, तो मैं अपना मेडिटेशन पे फोकस करूंगा, मी टाइम थोड़ा सा रहेगा। अच्छा रीडर रहा हूं, कभी टाइम मिलता है पढ़ता हूं, मी टाइम कम हो गया, तो वी टाइम ज्यादा होगा, मुझे ज्यादा स्कोप पूरा करना है, ज्यादा सिलेबस पूरा करना है। सो दिस इज द फैक्ट हाउ आप इसको कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये 5 फंडामेंटल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों? और शाम को मिलता हूं 6 बजे एनसीईआरटी क्लास में। बहुत बड़ी संख्या में आप जुड़ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं। आज मैं भारत के बारे में बात करूंगा, भूगोल को हिंदुस्तान की समस्याओं को समझने में कैसे उपयोग किया जा सकता है, कहां समस्याएं हैं। कल जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था, एक बहुत ही बच्चों ने कहा कि एक जबरदस्त डिस्कशन रहा है, कैसे जो है ज्योग्राफी को इस स्तर पर पढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना, इंटरेस्ट जनरेट करना। जब टीचर अपने स्टूडेंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ देता है और स्टूडेंट उसके साथ चलना शुरू करता है, न्यूज़पेपर आते दिमाग में, अरे सर ने तो क्लास में पढ़ाया था, तुरंत इसके साथ जोड़ दिया, ये बात सर ने कही थी, ये बताता है कि कितना कौतूहल है, कितनी क्यूरियोसिटी है, एक जागरूकता आ चुकी है, दिमाग प्रश्न पूछने योग्य हो चुका है। और जब प्रश्न पूछोगे तो जवाब तो ढूंढ ही जाओगे, जवाब तो मिलना ही मिलना है। समस्या तो यहां यही है कि सही समय पर सही प्रश्न पूछना ही हम नहीं जानते।
तो लगातार मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग एक आंदोलन के रूप में जुड़ें। एनसीईआरटी आंदोलन में अभी भी इस वीक जो है वो आपके लिए कई बच्चों ने कहा कि हमें सर 1-2 दिन का और समय दीजिए, हम जुड़ना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का, आप जुड़ सकते हैं एनसीईआरटी आंदोलन के साथ। और एक महत्वपूर्ण, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपकी प्रोग्रेस के लिए मैं काम करता रहूं। सुबह 6:30 बजे मैं उठकर जो है आपके लिए क्लास लेता हूं, मेडिटेशन की क्लास। जैसे आज मैंने योगिक ब्रीदिंग सिखाई, कैसे अपने ब्रेन वेव्स को चेंज करते हैं, कैसे ज़्यादा देर फोकस होकर पढ़ाई कर सकते हैं, स्ट्रेस को कैसे जो है डील करते हैं। एक बच्चे ने लिखा सुबह की क्लास बहुत अच्छी रही। तो एक और चैनल है, वो है हमारा चैनल है ओजांग जीएस एनसीईआरटी, जो जीएस एनसीईआरटी के लिए डेडिकेटेड। इस पर सुबह 6:30 बजे मैं लाइव क्लास ले रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ आप गाइडेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा और आप मेरे साथ आधे घंटे प्रैक्टिस करेंगे। तो कम से कम जो मी टाइम है वो तो आपका फिक्स हो गया। एक ऐसा टीचर, एक ऐसा डायरेक्टर जो अपने बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जाड़े की सुबह मुझे भी उतनी ही नींद आती है, मैं बहुत कम सो पाता हूं कई बार। तो लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है कि नहीं, उसको ज़रूरत है। अगर मैं उसका मी टाइम भी इंप्रूव कर गया, ये अगर फोकस हो गया, ये अगर अपनी समस्याओं से निकल गया, तो ये दुनिया का सबसे बड़ी शक्ति है। पूरी शक्ति यहीं पे पैदा होती है और कहीं पैदा ही नहीं होती है। शरीर में शक्ति थोड़े ना होती है, सारी शक्ति जो होती है दिमाग में होती है। एक बलवान इंसान भी हालात के आगे हार मान जाता है और एक दिव्यांग और असहाय व्यक्ति भी अपने दिमाग की शक्ति की वजह से असंभव कार्य करके दिखा देता है। और पूरा इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है। तो आपको जो फोकस करना है अपने दिमाग की पावर पे करना है, और दिमाग की पावर पे फोकस करने के लिए तुम्हें दिमाग को समझना पड़ेगा, अपने अंदर मन को जाना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा। स्वागत है आप सभी का ध्यान की कक्षाओं में। साथ ही साथ जो कॉन्सेप्टर है उसका एडमिशन लगातार चल रहा है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और एनसीईआरटी आंदोलन के साथ आप इस वीक तक जुड़ सकते हैं और मेरे साथ आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं शाम को 6 बजे जीएस एनसीईआरटी के चैनल पे, और वहां पर मैं 6 बजे आज क्लास लूंगा और आप सभी इसके साथ अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। सर जी, टाइम मैनेजमेंट में क्या ये तीनों? बिल्कुल, तीनों तो होने ही चाहिए। लेकिन आपने टाइम टेबल में आज से पहले कभी अपना मी टाइम लगाया था? कभी आपने अपना री टाइम लगाया था? रिवीजन के लिए मुझे टाइम देना है। तो जैसी आपकी क्षमता हो उसी के हिसाब से परसेंटेज ऊपर। मान लीजिए आपने आज आप बहुत ही दिमाग भटकता, आपने महीने 2 महीने खूब अच्छे से मेडिटेशन किया, मेरे साथ आप बैठे, अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे दिमाग भटकने की समस्या नहीं, तो अब आप वी टाइम बढ़ा दीजिए अपना, या री टाइम बढ़ा दीजिए अपना। ये तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता ही रहेगा, लेकिन ये तीनों चीजें होना बहुत ही जरूरी है। जुड़े रहिए दोस्तों एनसीईआरटी आंदोलन के साथ, और मिलता हूं फिर मैं शाम को 6 बजे। हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इसमें दिया जा रहा है। आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी का जो नया सेगमेंट है, और जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं, वो गाइडेंस जो है इसके साथ अपने साथ जुड़ जाएं। क्लियर है? धन्यवाद।